इंडिया न्यूज इन खबर में आप सभी का स्वागत है। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और जो है चुनाव धीरे धीरे आखिरी चरण की तरफ बढ़ रहा है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अब अवध और पूर्वांचल की बारी है, जहां बीजेपी लगातार जो कमियां रह गई हैं उसको दूर करने में लगी हुई है। और ये मेरे पीछे का नजारा आप देख सकते हैं। शाम का जो है 5 साढ़े 5 बज रहा है सर, लेकिन चिलचिलाती हुई धूप और गर्मी अभी भी परेशान कर रही है। सरयू का तट हो और जो है 14 सीटों का जिक्र न हो, ऐसा हो नहीं सकता है। देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि एक तो प्रचंड गर्मी है, दूसरी सियासत भी बहुत ज्यादा गर्म है, क्योंकि अभी तक जो भी मतदान चुनाव हुए हैं सभी पार्टियां उसका विश्लेषण करके बैठी हुई है और सबकी कोशिश ये है कि जो 3 चरण बचे हुए हैं उसमें कैसे इतनी ताकत झोंके कि वो चरण हमारा बन जाए। इसी कोशिश में हर दल लगा हुआ है। बिल्कुल। तो ये सीट इस बार जो है, जिन सीटों का भी हम लोग जिक्र करने जा रहे हैं, बहुत खास है। और 14 सीटों में से कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पे बड़े बड़े दिग्गज लड़ रहे हैं, चाहे वो लखनऊ हो, रायबरेली हो, अमेठी हो, कैसरगंज। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। निश्चित रूप से एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, फिर जो है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी है, कौशल किशोर है, तमाम वीआईपी है, ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस पे फोकस रहेगा। लेकिन यदि हम एक तरफ से शुरू करें, लखनऊ की बात करें और कैसे वहाँ के दूसरे क्षेत्र मोहनलालगंज की बात करें तो उनके खिलाफ, राजनाथ सिंह के खिलाफ मल्होत्रा जी हैं। बहुत ज्यादा मुझे नहीं दिक्कत दिख रही है, लेकिन हाँ, वो जो कौशल किशोर वाली सीट है वहां पे आर.के. चौधरी हैं, समाजवादी पार्टी से सुरक्षित सीट है। वहां पे जरूर जो है उनका जो वीडियो वायरल हुआ है उसको लेकर के काफी चर्चा हो रही है और जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं उससे लग रहा है कि उनके सामने थोड़ी मुश्किल है। उसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि क्या हुआ, पहली बार 17 से हार गए, 13 से हार गए, अब की बार 25 से हार जाएंगे, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कार्यकर्ताओं पर ही गुस्सा हो रहा है। तो समझिए कि नेता जब गुस्सा होने लगे तो कहीं कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल। और देखिए, जैसे जैसे ये नाव आगे बढ़ रही है ना, तो जो है सरयू जी का पानी है जो वो लहर मार रहा है। ठीक उसी तरीके से इस समय राजनीतिक उफान भी जारी है। और लखनऊ की बात की है आप, लखनऊ भी जो है धीरे धीरे लग ही रहा है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, अमेठी और रायबरेली है और दोनों जगह लड़ाई बड़ा दिलचस्प है। एक जगह राहुल गांधी तो एक जगह स्मृति ईरानी। बिल्कुल ठीक कहा राघवेंद्र आपने। सबसे ज्यादा इस वाले फेज में जो भी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, इसमें यदि कहीं आकर्षण है, सबकी नजरें लगी हुई है तो रायबरेली और अमेठी ही है। उसके दो वजह है। एक तो सोनिया गांधी रायबरेली छोड़ करके राज्यसभा से आ गई और जिस तरीके से उन्होंने भावुक अपील की है कि मैं अपना बेटा सौंप रही हूं आप लोगों को, वो अपील, वो भावुकता। और दूसरी तरफ अमेठी से राहुल गांधी के हटने के बाद और के एल शर्मा के आने के बाद बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी के हाथ से चला गया है। जो राहुल गांधी का वो लोग अपने तरीके से मजाक बना लिया करते थे, वो इशू अब की बार गायब है। तो रायबरेली के जो वहां से बयार आ रही है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी के आने से वहां के उनके समर्थकों में ऊर्जा आई है। और जहां तक बात है अमेठी की, तो अमेठी में जो हम लोगों ने जमीन पे देखा और लोगों से बातचीत की, उसमें भी ये बात लगी है कि इस जैसे पिछली बार राहुल गांधी के लिए वो सीट टफ हो गई थी, इस बार बीजेपी के लिए भी टफ हो गई है। यानी कि ऐसी बात नहीं है कि अमेठी जो है स्मृति ईरानी आसानी से निकल जाए, राहुल गांधी नहीं है तो। ऐसा हम नहीं मान रहे हैं। मान रहे हैं कि लड़ाई बहुत भीषण होगी। अब अंतिम रूप से नतीजा क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन लड़ाई दोनों सीटों पे है और रायबरेली में राहुल गांधी के आने से बहुत फर्क पड़ा है। वहां बीजेपी क्या कर रही है? देखिए, बीजेपी ने जो पिछले उनके उम्मीदवार थे, जो लगभग 1,67,000 से जो हारे थे, उन्हीं पे फिर से दांव लगाया है और लड़ाई अच्छी लड़ रहे हैं। एमएलसी हैं, मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, लेकिन राहुल के आने से फर्क तो पड़ा है। बिल्कुल फर्क पड़ा है। दिनेश प्रताप सिंह 2018 तक कांग्रेस के साथी थे। 18 में पाला बदले 19 का चुनाव लड़े और ये मुकाबला बड़ा ही अब धीरे धीरे दिलचस्प होते जा रहा है। और जैसे जैसे आगे बढ़े तो अवध नगरी, सुल्तानपुर की भी बातें होंगी, क्योंकि सुल्तानपुर फिर अवध नगरी, जो ये नजारा हम लोग अयोध्या में शूट कर रहे हैं, सुल्तानपुर से शुरू करते हैं। देखिए, सुल्तानपुर में स्वाभाविक रूप से बीजेपी ने जो भी चला, मेनका गांधी को उतारा और उनके जो अपोनेंट है, मेनका गांधी मुझे कंफर्टेबल पोजीशन में दिख रही हैं और उसी हिसाब से बीजेपी वहां का चुनाव भी लड़ा रही है। स्वाभाविक रूप से वो बड़ा नाम है। यदि इधर की बात करें हम और आगे बढ़ते हैं, जिस अयोध्या में सरयू नदी में हम लोग ये प्रोग्राम शूट कर रहे हैं, यहाँ पर भी जो लल्लू सिंह है और दूसरी तरफ से जो उतारा है समाजवादी पार्टी ने, वो 9 बार के विधायक हैं, तो वो भी मजबूती से चुनाव लड़ा रहे हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है
और एक धार्मिक सा माहौल बना है, राम नाम का ज्वार है, आप कह सकते हैं राम नाम का ज्वार है, तो वो लल्लू सिंह के लिए रास्ता जो है कहीं न कहीं आसान करता हुआ सा दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए अब थोड़ा मैं चाहूंगा कि बीच-बीच में ये नजारा दिखाएं किस तरीके से जो है यहाँ पे राम भक्त जो है सरयू में डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं और ठीक उसी तरीके से जो राजनीतिक गलियारे में जो प्रत्याशी हैं वो जीत की नैया पर सवार होना चाहते हैं और अवध की बात हुई है तो अखिलेश यादव भी आए थे और तमाम जो है लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी से और आए अपने उम्मीदवार अवधेश प्रसाद के लिए जो है चुनाव प्रचार कर गए हैं। अवधेश प्रसाद का कहना है कि 9 बार विधायक रहा हूँ, 11 बार चुनाव लड़ा हूँ, पूरी मजबूती से लड़ रहा हूँ, धीरे-धीरे बीजेपी की पोल खुल रही है। पोल खुल रही है कि नहीं खुल रही है तो बाद में पता चलेगा, लेकिन राम लला कुछ तो आशीर्वाद देंगे ही देंगे। इसका असर जो है ना साफ-साफ दिख रहा है और बीजेपी ने पूरी कोशिश की है इस नाम से चुनाव को कनेक्ट करने के लिए। इसके बाद जो है आगे बढ़े तो गोंडा है और कैसरगंज जिसकी चर्चा जो है पूरे देश भर में हो रही है। देखिए यदि कैसरगंज की बात पहले करें तो ब्रिजभूषण शरण सिंह जो कि बाहुबली के रूप में जाने जाते हैं, अपने 2 टूक बोल के लिए जाने जाते हैं और जब महिला पहलवानों के उत्पीड़न का मामला हुआ उसमें उनका टिकट कट गया, लेकिन बीजेपी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि उनका टिकट काट दे। अल्टीमेटली बीजेपी को सलाह मशविरा करके ब्रिजभूषण शरण सिंह को विश्वास में ले करके और उनके छोटे बेटे करण भूषण को टिकट देना पड़ा है। करण भूषण जो हम लोग क्षेत्र में गए थे, लोगों से बातचीत की है, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह की खासियत ये है कि जहां कुछ लोग उन्हें माफिया मानते हैं, बाहुबली मानते हैं, वही एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो उनको उनमें रॉबिन हुड की छवि भी देखता है। तो उनका न सिर्फ कैसरगंज बल्कि आसपास के सीटों पर भी प्रभाव है और उसका लाभ जो है उनका बेटा स्वाभाविक रूप से उठाने की कोशिश कर रहा है। और गोंडा में भी जो है माहौल कुछ ऐसा नहीं है जहां पे समाजवादी पार्टी या इंडी गठबंधन के लिए थोड़ी बहुत सुगबुगाहट नजर आ रही हो। देखिए गोंडा और कैसरगंज को जोड़ करके देखना होगा क्योंकि ब्रिजभूषण शरण सिंह गोंडा से भी लड़े थे, जीते थे। वहां पे कीर्तिवर्धन सिंह है जो राजा खानदान से है और ये जो है ब्रिजभूषण शरण सिंह इनकी राजा खानदान से ही लड़ाई रही है। तो कीर्तिवर्धन सिंह वहां से सांसद चुने जाते रहे, अभी भी वो वही सांसद हैं। वहां से समाजवादी पार्टी ने बेनी प्रसाद वर्मा की जो बेटी को है वो उतार दिया है, तो थोड़ी तो लड़ाई वो टक्कर दे रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि कैसरगंज और वहां पे गोंडा में जो है बीजेपी को कोई बहुत ज्यादा दिक्कत होती हुई सी दिख रही है। तो आप कह सकते हैं, आप आसपास के सीटों को मिला लीजिए, बाराबंकी को भी, जहाँ पे कि बीजेपी को ऐन मौके पे रावत जी को बदल करके उनकी पत्नी को टिकट देना पड़ा, उनका वीडियो और कुछ तस्वीरें वायरल हो गई थी, बीजेपी वहां पे फंस गई थी। बीजेपी ने 2014 वाले जो उम्मीदवार जीती थी वो उनको हटा करके 2019 में रावत जी को, उपेंद्र रावत को लेकर के आई थी। उपेंद्र रावत ने ऐसा कुछ हो गया कि उनको बदलना पड़ा। तो अब जो है वहां पे उम्मीदवार बदल के उनकी पत्नी को मैदान में उतार करके काफी कुछ संभालने की कोशिश की है। तो ये वाला जो फेज दिख रहा है उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की काफी हद तक कंफर्टेबल पोजीशन में दिख रही है। बिल्कुल, अगर थोड़ा बुंदेलखंड साइड की बात करें तो झांसी, फतेहपुर, बांदा और कौशाम्बी भी है, तो उधर का क्या माहौल लग रहा है? देखिए उधर क्या होता है, बुंदेलखंड जैसे होता है ना वैसे ही जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस टक्कर देने लगती है। उसमें आदित्य भी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां पे थोड़ी टक्कर सी तो है। लेकिन हम लोगों ने जो 4 फेज देखे हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे पहला फेज चुनौतीपूर्ण था बीजेपी के लिए, दूसरा फेज कंफर्टेबल पोजीशन था, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर वाला इलाका था। तीसरा फेज फिर जो है अखिलेश यादव का गढ़ आ गया था तो वो चुनौतीपूर्ण हो गया, लेकिन चौथा फेज फिर थोड़ा सा उसे कंफर्ट लेवल दे गया। ठीक इसी तरीके से यदि 5वें फेज की बारे में बात करें तो 5वें फेज में काफी हद तक बीजेपी अपने को कंफर्टेबल पोजीशन में दिखती है। हाँ, 2 सीटें ऐसी है, रायबरेली और अमेठी, जहां से कि कांग्रेस को काफी उम्मीदें हैं और उस जो जमीन पे दिख रहा है उसमें वो गलत उम्मीद लगाए नहीं बैठी है, उसकी उम्मीदें काफी हद तक जायज है। कांग्रेस की कोशिश ये होगी कि इंडी गठबंधन की तरफ से जो सपोर्ट मिल रहा है उसके मद्देनजर अमेठी अपनी तरफ फिर से खींच लाए, क्योंकि ये 2 सीटें जो है उसकी परंपरागत सीट मानी जाती है। राहुल गांधी से जिस तरीके से छिन गया था, कांग्रेस काफी बेचैन दिखाई दे रही थी और केएल शर्मा को उतार करके उसने अब की बार एकदम सही दांव चला है। चलिए, तो देखिए ये जो तमाम सीटें हैं जहाँ पे 5वें चरण का मतदान होना है, तो वहाँ जो है ये लड़ाई किस तरीके से चल रही है और वहाँ ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट क्या है, ये हम लोग आपके साथ साझा कर रहे थे। और रायबरेली और अमेठी का जिक्र जैसे ही आता है, राजनीतिक गर्माहट अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों जगहों पे दोनों राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से अथक प्रयास कर रहे हैं और बड़े बड़े नेता डेरा डाले हुए हैं। अब देखना होगा कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो क्या कुछ निकलता है।